नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति का अध्याय 4, मेरे साथ यानी आपके अपने नीति के साथ। तो पिछले अध्याय में आपने जाना कि ग्रह क्लेश के वश में आकर महारानी कलावती आत्महत्या कर लेती हैं और इधर किशोरी को उसका ही भाई मारने के लिए उतावला होता है कि साधु बाबा किशोरी को उससे बचा लेते हैं। इधर कुंवर इंद्रजीत सिंह रोहतासगढ़ को फतेह करने के लिए पूरी मुस्तैदी पर खड़े हैं। एक नकाबपोश कन्या उन्हें दुश्मनों की कैद से बचाती है और अपने महल में लेकर जाती है। तो आइए जानते हैं कि वो कन्या कौन है। अब हम अपने किस्से को फिर उसी जगह से शुरू करते हैं जब रोहतासगढ़ किले के अंदर लाली को साथ लेकर किशोरी सेंध की राह उस अजायब घर में घुसी, जिसका ताला हमेशा बंद रहता था और दरवाजे पर बराबर पहरा पड़ा रहता था। हम सुना चुके हैं कि जब लाली और किशोरी उस मकान के अंदर घुसी, उसी समय कई आदमी उस छत पर चढ़ गए और धरो पकड़ो ना जाने पावे की आवाज लगाने लगे। लाली और किशोरी ने भी यह आवाज सुनी। किशोरी तो डरी, मगर लाली ने उसी समय उसे धीरज दिया और कहा, तुम डरो मत, ये लोग हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। लाली और किशोरी छत की राह जब नीचे उतरी तो एक छोटी सी कोठरी में पहुंची जो बिल्कुल खाली था। उसके तीन तरफ दीवार में 3 दरवाजे थे। एक दरवाजा तो सदर था जिसके आगे की तरफ पहरा पड़ा करता था। दूसरा दरवाजा खुला हुआ था और मालूम होता था कि किसी दलान या कमरे में जाने का रास्ता है। लाली ने जल्द ही में केवल इतना ही कहा कि ताले लेने के लिए इसी राह से एक मकान में मैं गई थी और तीसरी तरफ एक छोटा सा दरवाजा था जिसका ताला किवाड़ के पल्ले में ही जड़ा हुआ था। लाली ने वही ताली जो इस अजायब घर में से ली गई थी लगाकर उस दरवाजे को खोला। दोनों उसके अंदर घुसी। लाली ने फिर उस ताली से मजबूत दरवाजे को अंदर की तरफ से बंद कर लिया। ताला इस ढंग से जड़ा हुआ था कि वही ताली बाहर और भीतर दोनों तरफ लग सकती थी। लाली ने यह काम बड़ी फुर्ती से किया, यहाँ तक कि उसके अंदर चले जाने के बाद तब टूटी हुई छत की राह वे लोग जो लाली और किशोरी को पकड़ने के लिए आ रहे थे नीचे इस कोठरी में उतर सके। भीतर से ताला बंद करके लाली ने कहा, अब हम लोग निश्चिंत हुए। डर केवल इतना ही है कि किसी दूसरी राह से कोई आकर हम लोगों को ना तंग करे। पर जहां तक मैं जानती हूँ और जो कुछ मैंने सुना है उससे तो विश्वास है कि इस अजायब घर में आने के लिए और कोई राह नहीं। इस मकान में जहां तहां लाली ने ताला खोला, उसी ताली और इसी ढंग से खोला। लाली और किशोरी अब एक ऐसे घर में पहुंची जिसकी छत बहुत ही नीची थी, यहाँ तक कि हाथ उठाने से छत छूने में आती थी। ये घर बिल्कुल अंधेरा था। लाली ने अपनी गठरी खोली और सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई। मालूम हुआ कि ये कोठरी है जिसके चारों तरफ की दीवार पत्थर की बनी हुई तथा बहुत ही चिकनी और मजबूत है। लाली खोजने लगी कि इस मकान से किसी दूसरे मकान में जाने के लिए रास्ता या दरवाजा है या नहीं। जमीन में एक दरवाजा बना हुआ दिखा जिसे लाली ने खोला और हाथ में मोमबत्ती लिए नीचे उतरी। लगभग 20-25 सीढ़ियां उतरकर दोनों एक सुरंग में पहुंची जो बहुत दूर तक चली गई थी। ये दोनों लगभग 300 कदम के गई होंगी कि ये आवाज दोनों के कानों में पहुंची। हाय, एक ही दफे मार डाल, क्यों दुख देता है। ये आवाज सुनकर किशोरी कांप गई और उसने रुककर लाली से पूछा, बहन ये आवाज कैसी है? आवाज बारीक है और किसी औरत की मालूम होती है। लाली, मुझे नहीं मालूम कि आवाज कैसी है और ना इसके बारे में बूढ़ी माजी ने मुझे कुछ कहा ही था। किशोरी, मालूम पड़ता है कि किसी औरत को कोई दुख दे रहा है।
कहीं ऐसा ना हो कि वह हम लोगों को भी सतावे। हम दोनों का हाथ तो खाली है, एक छुरा तक हमारे पास नहीं है। लाली, मैं अपने साथ 2 छुरे लाई हूं, एक वास्ते, एक अपने वास्ते और एक तेरे वास्ते। ले, एक तू रख। मुझे खूब याद है, एक दफे तूने कहा था कि मैं यहाँ रहने की बनिस मौत पसंद करती हूँ। फिर क्यों डरती है? देख, मैं तेरे साथ जान देने को भी तैयार हूँ। किशोरी, बेशक मैंने ऐसा कहा था और अब भी कहती हूँ। चलो बढ़ो, अब कोई हर्ज नहीं, छुरा हाथ में है और ईश्वर ही मालिक है। दोनों फिर आगे बढ़ी। 20-25 कदम और जाकर सुरंग खत्म हुई और दोनों एक दलान में पहुंची। यहाँ एक चिराग जल रहा था, कम से कम सेर भर तेल उसमें होगा। रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और यहाँ की हर एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस दलान के बीचों बीच एक खंबा था और उसके साथ एक हसीन नौजवान और खूबसूरत औरत, जिसकी उम्र 20 बरस से ज्यादा ना होगी, बंधी हुई थी। उसके पास ही छोटी सी पत्थर की चौकी पर साफ और हल्की पोशाक पहने एक बुढ़ा बैठा हुआ छोरे से कोई चीज काट रहा था। इसका मुंह उसी तरफ था जिधर लाली और किशोरी खड़ी वहां की कैफियत देख रही थी। उस बूढ़े के सामने भी एक चिराग जल रहा था, जिससे उनकी सूरत साफ साफ मालूम होती थी। उस बुढ़े की उम्र लगभग 70 वर्ष की होगी। उसकी सफेद दाढ़ी नाभि तक पहुंचती थी और दाढ़ी तथा मूछों ने उसके चेहरे का ज्यादा भाग छिपा कर रखा था। उस दालान की ऐसी अवस्था देखकर किशोरी और लाली दोनों हिचकी और उन्होंने चाहा कि पीछे की तरफ मुड़ चले, मगर पीछे फिरकर कहाँ जाएं। इस विचार ने उनके पैर उसी जगह जमा दिए। उन दोनों की पैर की आहट इस बुढ़े ने भी पाई। सिर उठाकर उन दोनों की तरफ देखा और कहा, वाह वाह, लाली और किशोरी भी आ गई। आओ आओ, मैं बहुत देर से राह देख रहा था। कंचन सिंह के मारे जाने और कुंवर इंद्रजीत सिंह के गायब हो जाने से लश्कर में बड़ी हलचल मच गई है। पता लगाने के लिए चारों तरफ जासूस भेजे गए हैं। अय्यार लोग भी इधर उधर फैल गए और फसाद मिटाने के लिए दिलो जान से कोशिश करने लगे हैं। राजा वीरेंद्र सिंह से इजाजत लेकर तेज सिंह भी रवाना हुए और भेष बदलकर रोहतासगढ़ किले के अंदर चले गए। किले के सदर दरवाजे पर पहरे का पूरा इंतजाम था, मगर तेज सिंह की फकीरी सूरत पर किसी ने शक नहीं किया। साधु की सूरत बने हुए तेज सिंह 7 दिन तक रोहतासगढ़ किले के अंदर घूमते रहे। इस बीच में उन्होंने हर एक मोहल्ला, बाजार, गली, रास्ता, देवल, धर्मशाला इत्यादि को अच्छी तरह देखा और समझा। कई बार दरबार में भी जाकर राजा दिग्विजय सिंह और उसके दीवान तथा अय्यारों की चाल और बातचीत के ढंग पर ध्यान दिया और ये भी मालूम किया कि राजा दिग्विजय सिंह किस किस को चाहता है, किस किस की खातिर करता है और किस किस को अपना विश्वास पात्र समझता है। इन 7 दिन के बीच में तेज सिंह को कई बार चौबदार औरत बनने की भी जरूरत पड़ी और अच्छे अच्छे घरों में घुसकर वहां की कैफियत और हालत को भी देख सुनाए। एक दफे तेज सिंह उस शिवालय में भी गए जिसमें भैरव सिंह और बद्रीनाथ ने अय्यारी की थी, या जहां से कुंवर कल्याण सिंह को पकड़ ले गए थे। तेज सिंह ने उस शिवालय के रहने वालों तथा पुजारियों की अजब हालत देखी। जब से कुंवर कल्याण सिंह गिरफ्तार हुए थे, तब से उन लोगों के दिल में ऐसा डर समा गया था कि वे बात बात में चौंकते और डरते थे। रात में एक पत्ती के खड़कने से भी किसी अय्यार के आने का गुमान होता था। साधु ब्राह्मणों की सूरत से उन्हें घृणा हो गई थी। किसी सन्यासी ब्राह्मण साधु को देखा और चट बोल उठे कि अय्यार है। किसी मजदूर को भी अगर मंदिर के आगे खड़ा पाते तो चट से उसे अय्यार समझ लेते और जब तक गर्दन में हाथ दे हाथे के बाहर न कर देते चैन न लेते। इत्तेफाक से आज तेसिंह भी साधु की सूरत बने शिवालय में जा डटे। पुजारियों ने देखते ही गुल करना शुरू किया कि अय्यार है, अय्यार है, धरो पकड़ो जाने ना पाए। बेचारे तेज सिंह घबरा गए और ताज्जुब करने लगे कि इन लोगों को कैसे मालूम हो गया कि हम अय्यार हैं, क्योंकि तेज सिंह को इस बात का गुमान भी ना था कि यहाँ के रहने वाले कुत्ते बिल्ली को भी अय्यार समझते हैं। मगर एकाएक वहां से भाग निकलना भी मुनासिब ना समझकर रुके और बोले, तुम कैसे जानते हो कि हम अय्यार हैं?
पुजारी बोले, अजी हम खूब पहचानते हैं कि सिवाय अय्यार के कोई दूसरा हमारे सामने आ नहीं सकता। अजी तुम ही लोग तो हमारे कुंवर साहब को पकड़ ले गए हो, या कोई दूसरा? बस बस यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कान पकड़ के खा जाएंगे। बस बस यहाँ से चले जाओ इत्यादि सुनते ही तेज सिंह समझ गए कि ये लोग बेवकूफ हैं। अगर हमारे अय्यार होने का इन्हें विश्वास होता तो ये लोग चले जाओ कभी ना कहते, बल्कि हमें गिरफ्तार करने का उद्योग करते। बस इन्हें भैरव सिंह और बद्रीनाथ डरा गए और कुछ नहीं। तेज सिंह खड़े सोच ही रहे थे कि इतने में एक लंगड़ा भिकमंगा हाथ में ठीकरा लिए लाठी टेकता वहां आ पहुंचा और पुजारी जी की जय जयकार करने लगा। सूरत देखते ही पुजारी जी उसे पहचान गए, चिल्ला उठे और बोले, लो देखो, एक दूसरा यार भी आ पहुंचा। अब की शैतान लंगड़ा बनकर आया है, जानता नहीं कि हम लोग बिना पहचाने नहीं रहेंगे। भाग नहीं तो सिर तोड़ डालूंगा। अब तो तेज सिंह को पूरा विश्वास हो गया कि ये लोग सीढ़ी हो गए हैं, सिर्री हो गए हैं। जिसे देखते हैं उसे ही यार समझ लेते हैं। तेज सिंह वहां से लौटे और सोचते हुए खिड़की की राह दीवार के पार हो जंगल में चले गए। अब यहाँ के अय्यारों से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कैसे हैं और अय्यारी के फन में कितने तेज हैं। इस किले के अंदर गांजा पिलाने वालों की कई दुकानें थीं, जिन्हें यहाँ वाले अड्डा कहा करते थे। चिराग जलने के बाद ही से गंजेड़ी लोग वहां जमा होते, जिन्हें अड्डे का मालिक गांजा बनाकर पिलाता और उनसे एवज में पैसे वसूल करता। वहां तरह तरह की गप्पें उड़ा करती थी, जिनसे शहर भर का हाल झूठा सच मिला जुला लोगों को मालूम हो जाया करता था। शाम होने के पहले ही तेज सिंह जंगल से लौटे, लकड़हारों के साथ साथ बैरागी के भेष में किले के अंदर दाखिल हुए और सीधे अड्डे पर चले गए, जहां गंजेड़ी दम पर दम लगाकर धुएं का गुब्बार बांध रहे थे। यहाँ तेज सिंह का बहुत कुछ काम निकला और उन्हें मालूम हो गया कि महाराज के यहाँ केवल दो अय्यार हैं। एक नाम रामनंद है, दूसरे का नाम गोविंद सिंह है। गोविंद सिंह तो कुंवर कल्याण सिंह को छुड़ाने के लिए चुनार गया हुआ है, बाकी रामानंद यहाँ मौजूद है। दूसरे दिन तेज सिंह ने दरबार में जाकर रामानंद को अच्छी तरह देख लिया और निश्चय कर लिया कि आज रात को इसी के साथ अय्यारी करेंगे, क्योंकि रामानंद का ढांचा तेज सिंह से बहुत कुछ मिलता था। और ये भी जाना गया था कि महाराज सबसे ज्यादा रामानंद को मानते हैं और अपना विश्वास पात्र भी समझते हैं। आधी रात के समय तेज सिंह सन्नाटा देखकर रामानंद के मकान में कमंद लगाकर चढ़ गए। देखा कि धूर ऊपर वाले बंगले में रामानंद मसहरे के ऊपर बड़ा खराटे ले रहा है। दरवाजे पर पर्दे की जगह पर जाल लटक रहा है, जिसमें छोटी छोटी घंटियां भी बंधी हुई हैं। पहले तो तेज सिंह ने उसे एक मामूली पर्दा समझा, मगर ये तो बड़े ही चालाक और होशियार थे। एकाएक पर्दे पर हाथ डालना मुनासिब ना समझकर उसे गौर से देखने लगे। जब मालूम हुआ कि नालायक ने इस जालदार पर्दे में बहुत सी घंटियां लटका रखी हैं, तो समझ गए कि ये बड़ा ही बेवकूफ है। समझता है कि इन घंटियों के लटकाने से हम बचे रहेंगे। इस घर में जब कोई पर्दा हटाकर आवेगा तो घंटियों की आवाज से हमारी आंख खुल जाएगी, मगर ये नहीं जानता कि ये यार लोग बहुत ही बुरे होते हैं। तेज सिंह ने अपने बटुए में से कैंची निकाली और बहुत संभल कर पर्दे से एक एक घंटी काटने लगे। थोड़ी ही देर में सब घंटियों को काट कर किनारे कर दिया और पर्दा हटाकर अंदर चले गए। रामानंद अभी तक खर्राटे ले रहे थे। तेज सिंह ने बेहोशी की दवा उसके नाक के आगे की, हल्का धुरा सांस लेते ही दिमाग में चढ़ गया। रामानंद को एक छींक आई, जिससे मालूम हुआ कि अब इसे घंटों तक होश में न आने देगी। तेज सिंह ने बटुए में से एक अस्तुरा निकालकर रामानंद की दाढ़ी और मूछ मूंड ली और उसके बाल हिफाजत से अपने बटुए में रखकर उसी रंग की दूसरी दाढ़ी और मूछ उसके लगा दी, जो उन्होंने दिन ही में किले के बाहर जंगल में तैयार की थी। तेज सिंह इतने ही काम के लिए रामानंद के मकान पर गए थे और इसे पूरा कर कमंद के सहारे नीचे उतर आए तथा धर्मशाला की तरफ रवाना हुए। तेज सिंह जब बैरागी साधु के भेष में रोहतासगढ़ किले के अंदर आए थे, तो उन्होंने धर्मशाला के पास एक बैठक वाले के मकान में छोटी सी कोठरी किराए पर ले ली थी और उसी में रहकर अपना काम करते थे। उस कोठरी का एक दरवाजा सड़क की तरफ था, जिसमें ताला लगाकर उसकी ताली ये अपने पास रखते थे। इसलिए उस कोठरी में आने जाने के लिए उनको दिन और रात एक समान था।
रामानंद के मकान से जब तेज सिंह अपना काम करके उतरे, उस वक्त पहर भर रात बाकी थी। धर्मशाला के पास अपनी कोठरी में गए और सवेरा होने के पहले ही अपनी सूरत रामानंद की सी बना और वही दाढ़ी और मूछ जो मूंड लाए थे दुरुस्त करके खुद लगा कोठरी से बाहर निकले और शहर में गश्त लगाने लगे। सवेरा होते तक राजमहल की तरफ रवाना हुए और इतला कराकर महाराज के पास पहुंचे। हम ऊपर सुना आए हैं कि रोहतासगढ़ में रामानंद और गोविंद सिंह केवल 2 ही अय्यार थे। इन दोनों के बारे में इतना सुना देना जरूरी है कि इन दोनों में से गोविंद सिंह तो अय्यारी के फन में बहुत ही तेज और होशियार थे और वह दिन रात वही काम किया करते थे। रामानंद भी अय्यारी का फन अच्छी तरह जानता था, मगर उसे अपनी दाढ़ी और मूछ बहुत प्यारी थी, इसलिए वह अय्यारी के वे ही काम करता था जिसमें दाढ़ी और मूछ मुंडाने की जरूरत ना पड़े, और इसलिए महाराज ने भी उसे दीवान का काम दे रखा था। इसमें कोई भी शक नहीं कि रामानंद बहुत ही खुशदिल, मस्खरा और बुद्धिमान था और उसने अपनी तदबीर से महाराज का दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया था। रामानंद की सूरत बने हुए तेज सिंह महाराज के पास पहुंचे। मालूम से पहले, बहुत पहले रामानंद को आते देख महाराज ने समझा कि कोई नई खबर लाए हैं। महाराज, आज तुम बहुत सवेरे आए हो, क्या कोई नई खबर है? राम, महाराज, हमारे यहाँ कल 3 मेहमान आए हैं। महा, कौन कौन? रामा, एक तो खांसी जिसने मुझे बहुत ही तंग कर दिखा है, दूसरे कुंवर आनंद सिंह, तीसरे उनके 4 अय्यार जो कल ही किशोरी को यहाँ से निकाल ले जाने का दावा रखते हैं। महाराज, मेहमान तो बड़े नाजुक हैं, इनकी खातिर का भी कोई इंतजाम किया गया है या नहीं? रामा, इसीलिए तो सरकार में आया हूँ। कल दरबार में उनके यार मौजूद थे, सबके पहले किशोरी का बंदोबस्त करना चाहिए, उनकी हिफाजत में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज, जब तक मैं समझता हूँ वे लोग किशोरी को तो किसी तरह नहीं ले जा सकते। हाँ, वीरेंद्र सिंह के अय्यारों को जिस तरह भी हो सके गिरफ्तार करना चाहिए। राम, वीरेंद्र सिंह के अय्यार तो मेरे पंजे से बचकर नहीं जा सकते। वे लोग सूरत बदल कर दरबार में जरूर आएंगे और ईश्वर चाहे तो आज ही किसी को गिरफ्तार करूंगा, मगर वे लोग बड़े ही धूर्त और चालबाज हैं, प्राय कैद खाने से भी निकल जाया करते हैं। महाराज, खैर, हमारे तहखाने से निकल जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? समझेंगे कि चालाक और धूर्त है। महाराज की इतनी ही बातचीत से तेज सिंह को मालूम हो गया कि यहाँ कोई तहखाना है जिसमें कैदी लोग रखे जाते हैं। अब उन्हें ये फिक्र हुई कि जहां तक हो सके इस तहखाने का ठीक ठीक हाल मालूम करना चाहिए। ये सोच तेज सिंह ने अपनी लच्छेदार बातचीत से महाराज को ऐसा उलझाया कि मामूली समय से भी आधे घंटे की देर हो गई। ऐसा करने से तेज सिंह का अभिप्राय ये था कि देर होने से असली रामानंद अवश्य महाराज के पास आएंगे और मुझे देखकर चौंकेंगे। उसी समय मैं अपना काम निकालूंगा जिसके लिए उसकी दाढ़ी मूछ लाया हूं। और आखिर तेज सिंह का सोचना बिल्कुल ठीक निकला। तेज सिंह रामानंद की सूरत में जिस समय महाराज के पास आए थे, उस समय डोडी भर जितने सिपाही पहरा दे रहे थे सब बदल गए और दूसरे सिपाही अपनी बारी के अनुसार डोडी के पहरे पर मुस्तैद हुए, जो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि रामानंद महाराज से मिलने के लिए महल में गए हैं। ठीक समय पर दरबार लग गया। बड़े बड़े ओहदेदार, नायब, दीवान, तहसीलदार, मुंशी, मुत्सी आदि और मुसाहब लोग दरबार में आकर जमा हो गए। असली रामानंद अपने दीवान की गद्दी पर आकर बैठ गया, मगर अपनी दाढ़ी की तरफ से बिल्कुल ही बेखबर था। उसे तेज सिंह का मामला कुछ भी नहीं मालूम था, तो भी ये जानने के लिए वह बड़ी ही उलझन में पड़ा हुआ था कि उस दरवाजे के जालीदार पर्दे में की घंटियां किसने काट डाली। घर भर के आदमियों से उसने पूछा और पता लगाया, मगर पता नहीं लगा। इससे उसके दिल में शक हुआ कि इस मकान में जरूर कोई अय्यार आया, मगर उसने आकर क्या किया सो नहीं जाता। हाँ, मेरे इस ख्याल को उसने जरूर मटिया मेट कर दिया कि घंटियां लगे हुए जालीदार पर्दे के अंदर मेरे कमरे में चुपके से कोई आ नहीं सकता। उसने बता दिया कि यूं आ सकता है। बेशक मेरी भूल थी कि उस पर्दे पर इतना भरोसा रखता था, पर तो क्या खाली यही बताने के लिए वह अय्यार आया था। इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ रामानंद अपने जरूरी कामों से छुट्टी पा दरबारी कपड़े पहन बन ठन कर दरबार की ओर रवाना हुआ। बेशक आज उसे कुछ देरी हो गई थी
और वह सोच रहा था कि महाराज दरबार में जरूर आ गए होंगे। मगर वहां पहुंचकर उसने गद्दी खाली देखी और पूछने से मालूम हुआ कि अभी तक महाराज के आने की कोई खबर नहीं। रामानंद, क्या सभी दरबारी ताज्जुब कर रहे थे कि आज महाराज को देर क्यों हुई। रामानंद को महाराज बहुत मानते थे, ये उनका मुंह लगा था। इसीलिए सबों ने वहां जाकर हाल मालूम किया। रामानंद खूब भी घबराया हुआ था और महाराज का हाल मालूम करना चाहता था। अस्तु थोड़ी देर बैठकर वहां से रवाना हुआ और ड्योढ़ी पर पहुंचकर इत्तला करवाई। रामानंद रूपी तेज सिंह बैठे महाराज से बातें कर रहे हैं कि एक खिदमतगार आया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। उसकी सूरत से मालूम होता था कि वह बहुत घबराया है और कुछ कहना चाहता है, मगर आवाज मुंह से नहीं निकलती। महाराज सिंह समझ गए कि अब कुछ कल कल गुल खिला चाहता है। आखिर खिदमतगार की तरफ देखकर बोले, तेज क्यों, क्या कहना चाहता है। खिदमतगार, मैं ताज्जुब के साथ ये इतला करने डरता हूं कि दीवान साहब ड्योढ़ी पर हाजिर है। महाराज, रामानंद। खिदमतगार, जी हाँ। महाराज तेज सिंह की तरफ देखकर बोले, ये क्या मामला है। तेज सिंह, महाराज बस अब काम निकला ही चाहता है। मैं जो कुछ अर्ज कर चुका वही बात है। कोई अय्यार मेरी सूरत बना आया है और आपको धोखा देना चाहता है। लीजिए, इस कमबख्त को तो मैं अभी गिरफ्तार करता हूँ, फिर देखा जाएगा। सरकार उसे हाजिर होने का हुक्म दें, फिर देखें मैं क्या तमाशा करता हूँ। मुझे जरा छिप जाने दें, वे आकर बैठ जाए तो मैं उसका पर्दा खोलूं। महाराज, तुम्हारा कहना ठीक है, बेशक कोई अय्यार है। अच्छा, तुम छिप जाओ, मैं उसे बुलाता हूँ। तेज, बहुत खूब, मैं छिप जाता हूँ। मगर ऐसा ही सरकार उसकी दाढ़ी मुझ पर खूब ध्यान दे। मैं एकाएक पर्दे से निकलकर उसी की दाढ़ी उखाड़ लूंगा, क्योंकि नकली दाढ़ी जरा सी हट झटका में निकल जाती है। महाराज, अच्छा अच्छा, देख उससे और कुछ मत कहियो, केवल हाजिर होने का हुक्म सुना दे। तेज सिंह दूसरे कमरे में जाकर छिप रहे और असली रामानंद धीरे धीरे वहां पहुंचे जहां महाराज विराज रहे थे। रामानंद को ताजुब था कि आज महाराज ने देर क्यों लगाई। इससे उसका चेहरा भी कुछ उदास सा हो रहा था। दाढ़ी तो वही थी जो तेज सिंह ने लगा दी थी। तेज सिंह ने दाढ़ी बनाते समय जानबूझकर कुछ फर्क डाल दिया था, जिस पर रामानंद ने तो कुछ ध्यान न दिया, मगर वही फर्क अब महाराज की आंखों में खटकने लगा। जिस निगाह से कोई किसी बहरूपे को देखता है, उसी निगाह से बिना कुछ बोले चाले महाराज अपने दीवान साहब को देखने लगे। रामानंद ये देखकर और भी उदास हुआ कि इस समय महाराज की निगाह में अंतर क्यों पड़ गया है। तरदुद और ताजुब के सबब रामानंद के चेहरे का रंग जैसे तैसे बदलता गया। तैसे तैसे उसके अय्यार होने का शक भी महाराज के दिल में बैठ गया। कई समय बीतने पर भी ना तो रामानंद ही कुछ पूछ सका और ना महाराज ही ने उसे बैठने का हुक्म दिया। तेज सिंह ने अपने लिए यह मौका बहुत अच्छा समझा। झट बाहर निकल आए और हंसते हुए एक फर्शी सलाम उन्होंने रामानंद को किया। ताज्जुब और डर से रामानंद के चेहरे का रंग उड़ गया और वह एकटक तेज सिंह की तरफ देखने लगा। अय्यारी भी कठिन है। इस फन में सबसे भारी हिस्सा जीवट का है। जो यार जितना डरपोक होगा उतना ही जल्द फंसेगा। तेज सिंह को देखिए, किस जीवट का यार है कि दुश्मन के घर में घुसकर भी जरा नहीं डरता और दिन दोपहर सच्चे को झूठा बना रहा है। ऐसे समय अगर जरा भी उसके चेहरे पर खौफ या तरद्दुद की निशानी आ जाए तो ताज्जुब नहीं कि वह खुद फंस जाए। तेज सिंह ने रामानंद को बात करने भी दी मोहलत न दी। हंसकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों बे, क्या महाराज दिग्विजय सिंह के दरबार को तैने ऐसा वैसा समझ रखा है? क्या तू यहां भी अय्यारी से काम निकालना चाहता है? यहां तेरी कारीगरी नहीं लगेगी। देख, तेरी गधे की सी मुठाई में पिचकाता हूं। तेज सिंह ने फुर्ती से रामानंद की दाढ़ी पर हाथ डाल दिया और महाराज को दिखाकर एक झटका दिया। झटका तो जोर से दिया, मगर इस ढंग से कि महाराज को बहुत हल्का झटका मालूम हो। रामानंद की नकली दाढ़ी अलग हो गई। इस तमाशे ने रामानंद को पागल सा बना दिया। उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होने लगी। ये समझकर कि यह यार मुझ सच्चे को झूठा करना चाहता है, उसे क्रोध चढ़ाया और वह खंजर निकालकर तेज सिंह पर झपटा। पर तेज सिंह वार बचा गए। महाराज को रामानंद पर और भी शक बैठ गया। उन्होंने उठकर रामानंद की कलाई, जिसमें खंजर लिया था, मजबूती से पकड़ ली और एक घूंसा उसके मुंह पर दिया।
ताकतवर महाराज के हाथ का घूंसा खाते ही रामानंद का सिर घूम गया और वह जमीन पर बैठ गया। तेज सिंह ने जब से बेहोशी की दवा निकाली और जबरदस्ती रामानंद को सुंघा दी। महाराज, क्यों इसे बेहोश क्यों कर दिया? तेज, महाराज गुस्से में आया हुआ और अपने को फंसा जाने ये अय्यार ना मालूम कैसी कैसी बेहूदी बातें बकता, इसलिए इसे बेहोश कर दिया है। कैद खाने में ले जाने के बाद फिर देखा जाएगा। महाराज, खैर ये भी अच्छा ही किया। अब मुझसे ताली लो और तहखाने में ले जाकर इसे दरोगा के सुपुर्द करो। महाराज की बात सुनकर तेज सिंह घबराए और सोचने लगे कि अब बुरी हुई। महाराज से तहखाने की ताली लेकर कहाँ जाऊं? मैं क्या जानूं तहखाना कहाँ है और दरोगा कौन है? बड़ी मुश्किल हुई। अगर जरा भी नाही नुकर करता हूं तो उल्टी आते गले पड़ती हैं। कि आखिर सोच विचार कर तेज सिंह ने महाराज से ले लिया तालियां। महाराज भी साथ चले तो ठीक है, तेज सिंह ने कहा। महाराज, क्यों? तेज सिंह, दारोगा साहब इस अय्यार को और मुझे देखकर घबराएंगे और उन्हें ना जाने क्या क्या शक पैदा हो जाए। ये पाजी अगर होश में आ जाएगा तो जरूर कुछ बात बनावेगा। आप रहेंगे तो दरोगा को किसी तरह का शक ना होगा। महाराज, अच्छा चलो हम भी चलते हैं। तेज सिंह, हाँ महाराज, फिर मुझे पीठ पर ये भारी लाश ला दे, ताला खोलने और बंद करने में भी मुश्किल नहीं होगी। महाराज ने अपने कलमदान में से ताली निकाली और खिदमतकार से एक लालटेन मंगवाकर साथ ले ली। तेज सिंह ने रामानंद की गठरी बांध पीठ पर ला दी। तेज सिंह को साथ लिए हुए महाराज अपने सोने वाले कमरे में गए और दीवार में जड़ी हुई एक अलमारी का ताला खोला। तेज सिंह ने देखा कि दीवार पोली है और उस जगह से नीचे उतरने का एक रास्ता है। रामानंद की गठरी लिए हुए महाराज के पीछे पीछे तेज सिंह नीचे उतरे। एक दलान में पहुंचने के बाद छोटी सी कोठरी में जाकर दरवाजा खोला और बहुत बड़ी बारादरी में पहुंचे। तेज सिंह ने देखा कि बारादरी के बीचों बीच में छोटी सी गद्दी लगाए एक बूढ़ा बैठा कुछ लिख रहा है, जो महाराज को देखते ही उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर सामने आया। महाराज, दरोगा साहब देखिए, आज रामानंद ने दुश्मन के एक अय्यार को फांसा है, इसे अपनी हिफाजत में रखिए। तेज सिंह, लीजिए इसे संभालिए, अब आप जानिए। दारोगा, क्या ये दीवान साहब की सूरत बनाकर आया था? तेज सिंह, जी हाँ, इसने मुझे को फजूल बनाया। महाराज, खैर चलो, अब दरोगा साहब इसका बंदोबस्त कर लेंगे। तेज सिंह, महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं ठहर जाऊं और इस नालायक को होश में लाकर अपने मतलब की बातों का कुछ पता लगा सकूं। सरकार को भी अटकने के लिए मैं कहता, परंतु दरबार का समय बिल्कुल निकल जाने और दरबार न करने से रियाया के दिल में तरह तरह के शक पैदा होंगे और आजकल ऐसा ना होना चाहिए। महाराज, तुम ठीक कहते हो। अच्छा, मैं जाता हूँ, अपनी ताली साथ लिए जाता हूँ और ताला बंद करता जाता हूँ। तुम दूसरी राह से दरोगा के साथ आना, आप भी आइएगा और अपना रोज नामचा लेते आइएगा। तेज सिंह को उसी जगह छोड़ महाराज चले गए। रामानंद रूपी तेज सिंह को लिए दरोगा साहब अपनी गद्दी पर आए और अपनी जगह बैठ तेज सिंह को बैठाकर आप नीचे बैठे। तेज सिंह ने आधे घंटे तक दारोगों को अपनी बातों में खूब ही उलझाया। इसके बाद ये कहते हुए उठे, अच्छा अब इस अय्यार को होश में लाकर मालूम करना चाहिए कि ये कौन है और अय्यार के पास कैसे आया है। अपने जेब में हाथ डाल लखलखे की डिबिया खोजने लगे। आखिर बोले, उफ़ो, लखलखे की डिबिया तो दीवान खाने में ही भूल आए, अब क्या किया जाए। दरोगा, मेरे पास लखलखे की डिबिया है, हुक्म हो तो लाओ। तेज सिंह, लाइए, मगर आप लखलखे से ये होश में ना आएंगे, क्योंकि जो बेहोशी की दवा इसे दी गई है वह मैंने नए ढंग से बनाई है और उसके लिए लखलखे का नुस्खा भी दूसरा है। और लाइए तो सही, शायद काम चल जाए। बहुत अच्छा, कहकर दारोगा साहब लखलखा लेने चले गए। इधर निराला पाकर तेज सिंह ने दूसरी डिबिया जेब से निकाली, जिसमें लाल रंग की कोई बुकनी थी। एक चुटकी रामानंद के नाक में सांस के साथ चढ़ा दी और निश्चिंत होकर बैठे। अब सिवा तेज सिंह के दूसरे को बनाया लखलखा उसे कब होश में ला सकता है। हाँ, 2-1 रोज तक पड़े रहने पर वे आप से आप चाहे भले ही होश में आ जाएं। दम भर में दारोगा साहब लखलखे की डिबिया ले जा पहुंचे। तेज सिंह ने कहा, बस आप ही सुंघाइए और देखिए इस लखलखे से कुछ काम निकलता है या नहीं। दारोगा साहब ने लखलखे की डिबिया बेहोश रामानंद के नाक से लगाई, पर क्या असर होना था। लाचार तेज सिंह का मुंह देखने लगे। तेज सिंह, क्यों व्यर्थ में मेहनत करते हैं? मैं पहले ही कह चुका हूं कि लखलखे से काम नहीं चलेगा। चलिए महाराज के पास चले, इसे यूं ही रहने दीजिए।
अपना लखलखा फिर लौटेंगे तो काम करेंगे। दरोगा, जैसी मर्जी, इस लखलखे से तो काम ही नहीं चलता। दरोगा साहब ने रोज नामचे की किताब बगल में दाबी और तालियों का झब्बार और लालटेन हाथ में लेकर रवाना हुए। एक कोठरी में घुसकर दरोगा साहब ने दूसरा दरवाजा खोला। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नजर आई। ये दोनों ऊपर चढ़ गए और 2-3 कोठरियों से घुसते हुए एक सुरंग में पहुंचे। दूर तक चले जाने के बाद इनके सिर पर छत से अड़ा। दरोगा ने एक सुराख में ताली लगाई और खटका दिवाया। एक पत्थर का टुकड़ा अलग हो गया और ये दोनों अय्यार बाहर निकले। यहाँ तेज सिंह ने अपने को एक कब्रिस्तान में पाया। इस संतति के तीसरे भाग के 14वें बयान में हम इस कब्रिस्तान का हाल सुना चुके हैं। इसी राह से कुंवर आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह उस तहखाने में गए थे। इस समय हम जो हिल लिख रहे हैं वह कुंवर आनंद सिंह के तहखाने में जाने के पहले का है। सिलसिला मिलाने के लिए फिर मैं पीछे की तरफ लौटना पड़ा। तहखाने के हर एक दरवाजे में पहले ताला लगा रहता था, मगर तेज सिंह ने इसे अपने कब्जे में कर लिया है। तब से ताला लगना बंद हो गया, केवल खटकों पर ही कार्रवाई होती है।